मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। ओके, आज हम प्लस टू का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आज हम वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक जो हमने स्टडी किया है बच्चे, हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी किया था, जिसके अंदर चार्ज जो था वो किसके अंदर था, रेस्ट के अंदर, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी किया, चार्ज एट रेस्ट। अब हमारा जो चार्ज है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, चार्ज इन मोशन। अब हमें पता है मोशन दो तरह का हो सकता है कि एक के अंदर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म होता रहे, और दूसरा वेरिएबल के अपनी वेलोसिटी को क्या करे, चेंज। यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हो या एक्सीलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हमें यही स्टडी करना है कि थ्रू आउट द मोशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली जो है वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, और उसके अंदर हमें स्टडी करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, अगर हमें वेरिएबल वेलोसिटी जो हमारे आगे के चैप्टर होंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, जिसके अंदर वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज, वहां हम स्टडी करेंगे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बनेंगे और उनके कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर थ्रू आउट हमें जो स्टडी करना है वो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी स्टडी करना है, और वो किसके अंदर आएगा बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बार ऐसे फिनोमिना हम देखेंगे जिनके अंदर हमें ये लगेगा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, बट एक्चुअल के अंदर वेलोसिटी वहां चेंज नहीं हो रही होती, बट हम इस चीज को समझेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं द करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर द वेरी फर्स्ट टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम 10th क्लास के अंदर भी पढ़ के आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो चार्ज के फ्लो करने का जो रेट है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। की चार्ज कोई भी क्रॉस सेक्शन में से आपके पास कोई भी कंडक्टर है, लेट मी दिस, इस कंडक्टर में से कितना चार्ज इस तरफ से इस तरफ जो चार्ज है, चार्ज हम मेनली जो हम कंसीडर करेंगे बच्चे वो हम इलेक्ट्रॉन्स का कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं कि हमें पता है, अगर मैं बात करूं इस तरह से ये कोई एटम है तो न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो जितना भी करंट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो हमारा मोशन ऑफ या जो करंट होगा हम किसकी वजह से स्टडी कर रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब हम सेमीकंडक्टर स्टडी करेंगे तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कैरियर्स को कंसीडर करके स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास हमारा जो चार्ज कैरियर, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज किसकी वजह से कैरी हो रहा है, चार्ज कैरियर कौन है, तो वो हमारा कौन होगा बच्चे, मेनली हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ चलेंगे, जो कोई भी क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रॉन्स कितना क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कि कोई भी क्रॉस सेक्शन में से कहीं से भी कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि हमारे पास जो करंट होता है वो भी हमारा दो तरह का होता है। जैसे हम अगर डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो दो तरह का हम स्टडी करते हैं, एक हम इलेक्ट्रॉनिक करंट स्टडी करते हैं और दूसरा कन्वेंशनल करंट। एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जिस डायरेक्शन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट उसी डायरेक्शन के अंदर होता है। और हम जो स्टडी करते हैं बच्चे, हमारे बुक्स के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है या जो हम स्टडी करते हैं वो जनरली हम कौन सा स्टडी करते हैं बच्चे, हम जो स्टडी करते हैं हम कन्वेंशनल करंट स्टडी करते हैं, कन्वेंशनल करंट स्टडी करते हैं। और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट से अपोजिट होती है। क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर या वायर है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो उसी के डायरेक्शन के अंदर होगा, बट हमारा जो कन्वेंशनल करंट होता है वो इससे क्या होगा, अपोजिट। कि इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम उससे अपोजिट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हम करंट स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट। और मेनली हमारे बुक्स के अंदर जो लिखा होगा कहीं पे भी आप देखेंगे तो वो कन्वेंशनल करंट को ही हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करेगा हमारा जो करंट है वो उससे क्या होगा, हम अपोजिट लिखते हैं। ठीक है बच्चे,
तो अगर मैं करंट के लिए फॉर्मूला लिखना चाहूं तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हमारा एवरेज करंट है कि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज एवरेज करंट। और यहां से हम इंस्टेंटेनियस करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, कि हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे कि उस टाइम पे कितना करंट था, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है बच्चे इंस्टेंटेनियस करंट dq बाय dt। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बात कि हम कब हमें ये चीज यूज करनी है और कब हमें ये चीज यूज करनी है। जनरली जब एक पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर आपको कैलकुलेट करना हो, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब ये एक मूवमेंट होता है बच्चे, पल होता है। तो इंस्टेंटेनियस के अंदर हमें क्या करना है, पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर कितना करंट अगर फ्लो करा है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम dq बाई dt करेंगे और एक एवरेज एक पीरियड देगा बच्चे, जैसे मान लीजिए 1 से 4 सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो किया, तो उस टाइम पे हम एवरेज करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, dq बाय dt। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली हम ये चीज भी बोल रहे हैं बच्चे कि मान लीजिए अगर हमारे पास इस तरह से कोई सिस्टम है, लाइक हमारे पास इस टाइप से कुछ सिस्टम है, यहां से ये कोई सिस्टम है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें पता है बच्चे ये कोई V वोल्ट की बैटरी है, दिस इज V, दिस इज 0। ठीक है, तो करंट जो होता है वो इस तरीके से हम फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट की डायरेक्शन उससे क्या होगी बच्चे, अपोजिट, दिस इज I। करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ। अब मेन बात समझिए कि जनरली हम स्केलर और वेक्टर को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। स्केलर और वेक्टर को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि करंट जो अगर किसी चीज के अंदर, किसी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। लेकिन करंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड इज लाइक 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, इस टाइप से। ठीक है, बट फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखिए बच्चे ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने बहुत बार स्टडी भी किया है कि क्या होता है कि अगर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड और इसके हिसाब से आइडेंटिफाई नहीं की जाती, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करने का या उनको डिस्टिंग्विश करने का एक और मेथड होता है, वो है वेक्टर एडिशन मेथड। कि अगर हमें इन क्वांटिटीज को, अगर किसी भी क्वांटिटी को, करंट को छोड़िए मैं किसी भी चीज की बात करता हूं, अगर किसी चीज के अंदर, किसी भी क्वांटिटी के अंदर अगर हमें टोटल उस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें वेक्टर एडिशन की जरूरत होती है तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। और अगर हम सिंपल उनको अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक एडिशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं बच्चे, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है। लाइक अगर मैं बात करूं बच्चे, मैं इस चीज को नोट करता हूं, लाइक अगर मैं बात करूं, मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं बच्चे तो मान लीजिए कि ये ऐसे है, अब करंट यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है और यहां से निकल रहा है। ठीक है बच्चे, यहां मान लीजिए 2 एम्पियर है, यहां अब मान लीजिए बच्चे 3 एम्पियर है। तो अगर इस पॉइंट में मैं बात करूं बच्चे तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, I विल बी 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, दिस इज 5 एम्पियर। तो टोटल हमारा करंट कितना हुआ बच्चे, टोटल हमारा करंट हुआ 5 एम्पियर जो इसमें से पास करेगा। अब हमने यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक मेथड लगाया है, ना कि कोई डायरेक्शन को देख के इस चीज को सॉल्व किया। सिंपल हमने मैथमेटिक्स को इसको यूज किया, 2 इधर से 3 इधर से, टोटल कितना हो गया 5 एम्पियर। समझिए इसको बच्चे, तो यहां हमने कोई वेक्टर एडिशन मेथड नहीं लगाया, सिर्फ हमने क्या लगाया है, अलजेब्रिक मेथड लगाया है। तो हमारा करंट क्या चीज हो गया बच्चे, करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। जनरली करंट क्या होता है, एक अलग क्वांटिटी होती है बच्चे, एक अलग टाइप होती है, दैट इज टेंसर। ठीक है, बट हमारे पास इस चीज के अंदर इतना इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता, तो हम सिंपल, अगर आपको कहीं पे भी एमसीक्यूज के फॉर्म के अंदर अगर आपको कहीं पे टेंसर क्वांटिटी दे रखा है करंट के लिए कि करंट कैसी क्वांटिटी है, अगर टेंसर क्वांटिटी अगर आपको ऑप्शन अवेलेबल है तो टेंसर लिखिए, और अगर टेंसर नहीं है, वहां वेक्टर है, स्केलर है, कुछ और है, तो आप हमेशा क्या करिएगा, फिर स्केलर प्रेफरेंस दीजिए टेंसर क्वांटिटीज को, अदरवाइज क्या करिए, स्केलर क्वांटिटी। समझिए इसको बच्चे, तो इतना इस चीज को नोट करिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को फाइंड आउट करने के ये तरीके हो गए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगा और या टेंसर, आप इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं इस चीज को रख कर रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए मुझे। ओके, अब हम आगे करते हैं इस चीज को सॉल्व।
अब एक बार मैं पहले इसकी यूनिट के ऊपर बात कर लेता हूँ बच्चे। वैसे आप लोगों को 10th क्लास में आपने इस चीज पे स्टडी किया है कि करंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो करंट की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट इज एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। अब हमें पता है फॉर्मूला, अगर जनरली मैं बात करूं तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। वहां पे क्या चीज था, Q बाय टी, ठीक है। अब Q की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे, सबको पता है आपको, दैट इज कूलम्ब। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कंप्लीटली ये चीज स्टडी किया है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे, सेकंड। तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर। क्या होगा कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड, और इट इज दैट कूलम्ब पर सेकेंड। मतलब हम कब कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जब 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पास करेगा, देन वी विल कॉल इट 1 एम्पियर करंट, ठीक है। कि जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पास करेगा, हम उसको बोलते हैं बच्चे 1 एम्पियर, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज एमीटर। करंट को मेजर करने की जो हमारी डिवाइस है दैट इज एमीटर, ठीक है। हम इस चीज के बारे में भी अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि हमें इसको लैब वर्क के अंदर बहुत जगह इसको यूज करना है। तो एमीटर एक करंट को मेजर करने की डिवाइस होती है बच्चे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान रखिए, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस ohms लॉ को स्टडी करेंगे हम बाद में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। बट हाँ, इतना याद रखिए कि सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। इट्स ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। रेजिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जरूर। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो करंट के फ्लो होने का अपोज करे। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्ट मतलब जो करंट के फ्लो होने का रेजिस्ट करे, उसका अपोज करे, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चे। इट्स ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण हम इसको किस में लगाते हैं बच्चे, सीरीज के अंदर लगाते हैं, ठीक है। और एक जो हमारे पास आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का मतलब जो परफेक्ट एमीटर हो, जो वैल्यू को परफेक्ट बताएगा, ऐसे एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, क्या चाहिए हमें, लो। और लो की लिमिट क्या है बच्चे, 0। तो याद रखिए एक आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 0। आइडियल एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस विल बी 0। इसको हमेशा किसके अंदर कनेक्ट करते हैं बच्चे, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। करंट को मेजर करने की एक हमारे पास डिवाइस है, ठीक है। इस चीज को नोट करिए। ओके, मैं चीज को रब कर रहा हूं। अब मान लीजिए बच्चे हमें क्वेश्चन करते हैं और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वी हैव गिवन, मान लीजिए हमें कोई चार्ज दिया है लाइक t³ + 4t + 5 और हमसे पूछा कि व्हाट इज द करंट एट t = 5 सेकेंड एंड what is the average current following in current in time interval 2 सेकेंड to 5 सेकेंड। हमसे दो चीजें पूछे बच्चे कि एक तो हमें पूछा कि कितना करंट 5 सेकेंड के ऊपर पास कर रहा है और कितना एक इंटरवल के अंदर एवरेज करंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करंट को फाइंड आउट करते हैं एट 5 सेकेंड। हमें करंट का फॉर्मूला बताया बच्चे, दैट इज I = dq/dt, dq/dt। अब I = d/dt, क्योंकि वैल्यू आप यहां से ले आइए 4t + 5, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना सबको आता होगा। इस चीज को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। करने का तरीका क्या है, पावर को आगे ले आइए और पुराने वाली पावर में से कम कर दीजिए। 3 को आगे ले आया, 3 में से 1 लेस होगा तो 2 प्लस ये दोनों चीजें 4 कांस्टेंट एज इट इज, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चे 5 ऐसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0, तो वो हो जाएगा 0। देन I = 3t² + 4। अब हमें कब फाइंड आउट करना है बच्चे, एट 5 सेकेंड। तो t
5 आप लिख सकते हैं, एट 5 सेकंड की आप बात कर रहे हैं, टी की जगह को क्या पुट करना है 5 दिस इज 25 प्लस 4 75 प्लस 4 79। ठीक है बच्चे, हमें ये ऐसा यूनिट कूलम्ब्स के अंदर दिया हुआ था मान लीजिए, तो हमारे पास ये जो चार्ज आया वो कितना, करंट जो आया वो कितना आया 79 ये होगा। अगर मैं बात करूं करंट, इसको यहां लिख दीजिए t इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 79। ठीक है, अगर हमें बात करना है बच्चे अब इस इंटरवल के अंदर एवरेज करंट, और अगर आपको ध्यान हो तो आई एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चे, डेल क्यू बाय डेल टी। मतलब हमें चेक करना है कि 5 सेकंड पे कितना था, 2 सेकंड पे कितना था। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इस चीज को, Q एट 5 सेकंड माइनस Q एट 2 सेकंड, कि 2 सेकंड पे कितना था, 5 सेकंड पे कितना था, उसके बीच का करंट जो है वो क्या हो गया, फ्लो कर गया। डेल टी टाइम कितना है बच्चे 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड। तो पहले आप Q5 फाइंड आउट कर लीजिए। Q5 यहाँ पे आपको 5 पुट करना है, 5 का क्यूब 4 इंटू 5 प्लस 5 कितना होगा बच्चे, दिस इज 125, दिस इज 20 प्लस 5, ये होगा बच्चे 25 150 कूलम। ठीक है बच्चे, मिस्टेक तो नहीं किया। ओके 150 Q2 पे फाइंड आउट कर लीजिए कि 2 सेकंड के ऊपर चार्ज कितना था, तो ठीक है जगह 2 पुट कर लीजिए, 2 की 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, दिस इज 8 प्लस 5, दिस इज 16 और 5 16 5 21 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपके पास, दिस इज 150 माइनस 21 बाय 3। ठीक है, ये हुआ बच्चे 9421 बाय 3। दिस इज, इस पेज को आप सॉल्व करिए, समझ के चीज को। तो आप यहां से आई एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 129/3 एम्पियर। ठीक है, इस चीज को नोट करिए। आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, तो मेन आपको चीज जो फोकस करना है वो ये चीज कि अगर आपको आई इंस्टेंटेनियस आपको बताएगा नहीं बच्चा आई इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब उसने पर्टिकुलर टाइम दिया है तो मतलब उसी इंस्टेंट का पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस। नोट करिए इस चीज को। ओके, मैं इस चीज को नोट कर रहा हूं। अब इससे अपोजिट काम भी कर सकता है बच्चे, कि अपोजिट काम क्या, कि अगर अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार्ज दिया था और करंट पूछा, दूसरे केस के अंदर हमें करंट देके चार्ज को भी फाइंड आउट करना हो सकता है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चे कि I इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t। ठीक है बच्चे, फाइंड चार्ज पास्ट इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू टाइम इंटरवल 5, कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है, हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। एक बार ट्राई कर सकते हैं आप, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। ओके, मैं करता हूं फ्रेंड। तो I इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी। हमें फाइंड आउट करना है बच्चे चार्ज, तो चार्ज को एक तरफ कर लीजिए, दिस इज डी क्यू बाय दिस, इसको मैंने यहां भेज दिया आई टी। तो मुझे इसको बच्चे, अब हमें पता है हमें किसके ऊपर आना है बच्चे, क्यू। डी क्यू से क्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूं लाइक दिस। ठीक है, दिस इज डी क्यू, आई की वैल्यू क्या चीज है बच्चे, दिस इज 3t² प्लस 4t प्लस dt। ठीक है, टाइम इंटरवल, टाइम चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है, 2 to 5। दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये करंट हमें यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, क्योंकि टाइम अगर आप जैसे जैसे पुट करेंगे बच्चे तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। अगर ऐसा ना होता, सोच लीजिए कि अगर ये करंट कॉन्स्टेंट होता तो आप इस करंट को क्या निकाल लेते थे, डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती। बट हमारे यहाँ पे करंट क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मैंने इस चीज को किया बच्चे, इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज 3t² dt प्लस
2 to 5 40 dt। डन। ओके, 3 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया, टी स्क्वायर का कितना बन जाएगा, पावर में 1 ऐड करिए, नई पावर से डिवाइड, 2 + 1 3, नई पावर से मैंने डिवाइड कर दिया 0। समझ आती होगी ये बात, पावर में 1 ऐड करिए, नई पावर से डिवाइड। दूसरा यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, टी की पावर यहाँ 1 थी, पावर में 1 ऐड करिए और नई पावर से डिवाइड, 1 + 1 2, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने लिमिट लगाई, 3 को बाहर निकाल दिया और 3 से 3 का हो जाएगा आपका कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब पुट कर लीजिए पावर, टी की जगह क्या पुट करना बच्चे, 5 रेज़ टू पावर 3। एक बार लोअर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस सिमिलरली अगर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चे 2 अपर लिमिट 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर, ठीक है, 5 की पावर 3, दिस इज 125, 2 रेज़ टू पावर 8 प्लस 2, दिस इज 25 माइनस का 4, दिस इज 125 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चे, 117 प्लस 21 2 जा 42, तो ये बन जाएगा 9 और 5 159 कूलम चार्ज जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, फ्लो कर जाएगा इन द टाइम इंटरवल 2 सेकंड टू 5 सेकंड। ठीक है भाई, इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा। यहां से आपको इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस टाइम इंटरवल के अंदर, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू NE। आपको चार्ज पता है बच्चे 159 कूलम, एंड आपसे पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल पास, देन एंड यू हैव टू फाइंड आउट, एंड E is the charge on an electron, that is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस चीज को नोट करिए बच्चे कि आपको चार्ज देके करंट पूछ सकता है और करंट आपको देके चार्ज की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, इस चीज को नोट करिए। ओके बच्चे, मैं चीज को रब करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं बच्चे, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हेडिंग बनाइए बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से स्टडी करते हैं। जनरली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या चीज देखा बच्चे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है लाइक, ठीक है, आइसोलेटेड, मतलब जो अलग रखा है, ना हमने किसी वायर के साथ, ना हमने किसी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करने से पहले की कहानी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने इसके साथ काम किया, एक कनेक्टर हमने यहाँ पे छोड़ रखा है बच्चे। अब होता क्या है बच्चे कि जब हम इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो हमने इस तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है बच्चे पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब अपोजिट चार्जेस हमें अट्रैक्ट करते हैं इसकी वजह से, और इस तरफ हमारे पास आ गया बच्चे पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर वाले साइड में क्या इंड्यूस्ड हो गया, अंदर वाली साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंस्टेंट प्रोसेस है बच्चे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर, मान लीजिए कंडक्टर रखा है, इस कंडक्टर के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते चार्ज जो है वो अपोजिटली सेपरेट हो जाएंगे और एंड्स के ऊपर जाके चार्जेस जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। उस इकट्ठे होने की वजह से अंदर वाली साइड में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंडक्टर्स के अंदर हमें स्पेशली पता है बच्चे कि इनकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, इक्वल। कब तक, जब तक हमने बाहर से इसको कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया हुआ, और मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर ऐसा हो रहा है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है और इंड्यूस दोनों क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चे, ई नेट विल बी जीरो। ई नेट विल बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या है बच्चे कि जैसे मान लीजिए इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स उनके पास वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर की वजह से उनके पास एक बहुत हाई वेलोसिटी होता है, तो वो इस तरफ मूव करते रहते हैं। अब जब वो मूव करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड उनके पास नहीं है, तो वो उनके पास वेलोसिटी है लगभग आप समझ लीजिए कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की, ऑलमोस्ट इतने ऑर्डर की बहुत हाई वेलोसिटी होते हैं, वो इतनी वेलोसिटी पर मूव करते हैं। ड्यूरिंग दैट क्योंकि इनके ऊपर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, उसकी वजह से उनके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या कर्नल्स के साथ, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कर्नल, इनके साथ इनकी क्या होती रहती है, कोलिजन्स। कर्नल का मतलब क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उन पॉइंट्स को मैं क्या नाम दे रहा हूं बच्चे, कर्नल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, तो ये बार बार कर्नल के साथ स्ट्राइक होते हैं, और जैसे स्ट्राइक होंगे बच्चे, वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेंगे, चेंज। तो वो बार बार इनकी कोलिजन्स होते रहते हैं, वो इधर कभी इधर कभी इधर, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर पा रहा। तो ओवरऑल में बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाती है उनकी, जीरो। ध्यान से सुनिए इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा स्पीड है, ठीक है, और स्पीड के कारण वो इधर उधर चल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फोर्स तो लग नहीं रहा। तो अब क्या होगा बच्चे कि इधर जब मूव करते हैं तो वो दूसरे उनके साथ उनके अंदर कोलिजन्स होते रहते हैं कर्नल्स के साथ। उन कोलिजन्स के कारण उनकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज, और वो एक पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी बन जाती है, जीरो। तो हम एक बार के रेशियो को नोट कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूं U1 U2 अप टू U1, मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया बच्चे। U1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जब तक हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तब उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है, जीरो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोलिजन करने के बाद में वहीं घूम रहे हैं, कहीं दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे, तो उसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी कितना आया, जीरो। ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि एवरेज स्पीड जीरो नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, विद एन ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना पहुंच पाने के कारण उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी बन जाती है, जीरो बन जाती है, ठीक है। तो हमने ये चीज किया। अब क्या होगा बच्चे, सेकंड केस के अंदर जब हम बात करें, हमने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या किया, अब की बार हमने इसको एक वायर के साथ कनेक्ट किया। ये हमारा कंडक्टर था, मैंने यहां पे क्या किया बच्चे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक इसके ऊपर एक वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ V यहाँ पे जीरो। अब क्या होगा, दोबारा से हमने इसके ऊपर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जाना चाहेंगे और इस तरफ ये एक्यूमुलेट होना चाहेंगे। बट अब की बार जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहां पे पहुंचेंगे, उसके पास आगे एक रास्ता है, तो ये क्या करेगा, ये बैटरी इन चार्जेस को यहां कलेक्ट होने ही नहीं देगा। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस विल फिनिश्ड, विल ओवर, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे और चार्ज जो है वो आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा। ये बैटरी क्या करेगी, इसको घुमाती रहेगी। एक बैटरी क्या करती है बच्चे, ध्यान रखिए इस बात को कि बैटरी जो है वो चार्ज को क्रिएट नहीं कर रही, बस जहां से चार्ज इकट्ठे हुए थे कोशिश किया कि उसको दूसरी तरफ भेज दे। लगातार चार्ज पार्टिकल्स को क्या करवा रही है, रोटेट करवा रही है, मोशन के अंदर ला रही है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, अब के बाद कलेक्ट हो ही नहीं पा रहे। तो मतलब क्या हुआ बच्चे कि इसके ऊपर जो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, अब के बाद जो अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए था, मींस टू से ई इंड्यूस्ड, वो कितना है, ऑलमोस्ट आपका कितना है, जीरो। अगर ई इंड्यूस्ड अगर जीरो है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाली साइड में इस बार क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपको ध्यान है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा बच्चे, एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहले वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था,
क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था जो एक्सटर्नल के अपोजिट था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। बट इस बार क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचे वो आगे की तरफ पास कर गए, यहाँ चार्ज कलेक्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे ही नहीं हुए बचे, तो करंट फ्लो नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनना चाहिए था ई इंड्यूस्ड वो 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट अब की बार जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसकी वजह से इनके ऊपर एक फोर्स रहेगा। कितना फोर्स रहेगा वो चीज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये चीज हो गया। हमें अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फोर्स की बात कर रहे हैं बच्चे, तो फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये पहले हम इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि हमने इसके ऊपर ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू इतना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चे। और दूसरा अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी के अंदर बात करूं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। इस बात को समझिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर माइनस का क्या काम होता है, माइनस का काम वेक्टर क्वांटिटी के अंदर किसका होता है, बहुत बार ये चीज बताया है आपको कि ये जो चीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, डायरेक्शन से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगेगा। जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चे, उससे अपोजिट मूव करेंगे। आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे लाइक दिस, और करंट उससे अपोजिट, तो करंट की डायरेक्शन भी हो जाएगी। मैं यहाँ दोनों चीजों की डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं, ब्लू कलर से मैंने मेंशन किया है करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रीन पेन से सोल्व कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट। वो चीज आपको यहां से भी क्लियर हो रही है, समझ इसको बच्चे। तो अब ओवरऑल क्या होगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। ड्यू टू दैट फोर्स अब उन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे एक हमारे सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है और हमें पता है कि अगर लगातार फोर्स लगेगा बच्चे तो उनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो सकता है, एक्सीलरेशन, यानी उनकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज। यानी हमें लगेगा कि धीरे धीरे जो वेलोसिटी है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें ये लगेगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस फोर्स लग रहा है, ड्यू टू दैट फोर्स उनकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी बच्चे, बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चे, ध्यान से सुनिए इस चीज को कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई कंडक्टर है, इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बट ध्यान दीजिए, अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उनकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो उसकी वैल्यू बहुत हाई है, लगभग 10 टू पावर ऑफ ऑर्डर 5 मीटर पर सेकंड। उसकी वजह से क्या होता है, जब ये मूव करते हैं तो अभी भी कोलिजन्स क्या हो रही है, अभी भी टेक प्लेस होती है। तो अभी भी यहाँ पे इसके साथ कोलिजन हुआ, फिर वो थोड़ा सा इधर आएगा, फिर दोबारा से कोलिजन आगे होगा तो आगे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ कोलिजन हुआ, फिर थोड़ा सा आगे होगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा। यहाँ पे एक बात समझिए, पहले वाले सिचुएशन और अब सिचुएशन में फर्क है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे, कोलिजन भी होंगी और धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा। लेकिन जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब तक क्या होता है, कोलिजन हुआ वो वापस, फिर वो इधर घूमता रहेगा, ठीक है, वो आगे की तरफ जा ही नहीं रहा था। अब की बार वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन कोलिजन अभी भी होती चली जाएगी। इस चीज को याद रखें कि जैसे ही इनके बीच में दो कोलिजन आए, टकराते उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक बार के लिए ड्रॉप, वो दोबारा से डिक्रीज हुई, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर दोबारा कोलिजन, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो बढ़ेगी, फिर कोलिजन, वेलोसिटी डिक्रीज। तो ऐसा है बच्चे कि इसके ओवरऑल इसके हम एवरेज की बात करें तो वेलोसिटी उसकी क्या रह जाती है, कांस्टेंट। ड्यूरिंग कोलिजन उसकी एनर्जी जो है वो लॉस होती चली जाएगी और वो जो लगातार है वो एनर्जी को गेन नहीं कर पाएगा। समझे चीज को बच्चे, तो वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब वेलोसिटी बढ़ रही है, कितनी बढ़ेगी उस चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए हमने क्या किया बच्चे, हमारे पास एक इक्वेशन होती, इस इक्वेशन में नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, v इज इक्वल टू u प्लस 8। सबको एक चीज पता है, तो मैंने क्या किया कि हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर मैं एनर्जी की वेलोसिटी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू इनिशियली उसकी कितनी थी बच्चे, u1 प्लस एक्सीलरेशन उसका मान लीजिए बच्चे a है एक बार के लिए, ठीक है। और टाइम को मैंने मान लिया tau1। व्हाट इज tau1? tau1 इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। tau1 इज द रिलैक्सेशन टाइम। आप इसको नोट करिएगा, मैं देख लेता हूं क्या वर्किंग में है या नहीं। ओके, ठीक है।
तो v1 इज इक्वल टू दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम जो है वो यू कैन से दैट। अब ये रिलैक्सेशन टाइम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या हुआ, मान लीजिए बच्चे के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे उसकी 3 सेकंड के बाद में कोलिजन हो गई, यहाँ उसके 2 सेकंड के बाद में कोलिजन है, यहाँ 0.1, ये बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन होगी। मैं सेकंड्स को ले रहा हूँ, ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर होती रहेंगी कोलिजन, बहुत रैपिडली कोलिजन होगी। तो इस तरह से यहाँ पे कोलिजन हो गई, ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड के बाद में हुई, फिर दोबारा से ये मान लीजिए 0.5 सेकंड के बाद में हो गई। तो यार रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज हुआ बच्चे, टोटल टाइम कितना हुआ 3 to 5 6.5, और यहाँ कोलिजन 1 2 3 4 कोलिजन, 6.5 सेकंड के अंदर कितनी कोलिजन हो गई 4, दिस इज 1.26 लगभग, मतलब कि मैं हमारे पास एक एवरेज टाइम आ गया बच्चे 1.6 सेकंड, लगभग इतने सेकंड के बाद में एक कोलिजन हो जाएगी, कभी उससे जल्दी कभी उससे थोड़ा सा लेट। समझिए इसको बच्चे, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, कि ऑन एन एवरेज इतने टाइम के बाद में एक कोलिजन हो जाती है, ठीक है। वो बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, माइक्रो सेकंड के अंदर वैल्यू होगी उसकी, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए मैंने सेकंड्स के अंदर इसको कंसीडर किया। तो ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम हुआ। अब अगर मैं दूसरे एलिमेंट के लिए लिखूंगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो क्या होगा a tau1 एंड सो ऑन। मान लीजिए मैं nth इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं, u a tau। समझिए इसको बच्चे, अब मैं इसको थोड़ा सा इस चीज को सॉल्व करते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। समझिए इस बात को कि मैं शिफ्ट पर कर रहा हूं। अब हम निकाल रहे हैं v average, that is equal to v1 v2 vn by। समझिए इसको बच्चे, सबकी वैल्यूज पुट करिए इन इक्वेशन से, u1 प्लस a tau1 प्लस u2 प्लस a tau2 un प्लस a tau n बाय। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जो होगा वो सबके लिए सेम होगा, क्यों? क्योंकि वो मैं यहाँ पे बात करता तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स बाय मास। फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लग रहा है बच्चे, माइनस ई बाय। ध्यान से इस चीज को अगर हम देखेंगे तो चार्ज होने इलेक्ट्रॉन फिक्स, मास होने इलेक्ट्रॉन फिक्स, और सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी क्या है, सेम, यानी सबके लिए सेम है ये वैल्यू। तो सबके लिए जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू भी क्या आएगी बच्चे, सेम। तभी मैंने यहाँ पे a1 a2 a3 नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि सबके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम। ठीक है, तो अब यहां से इसको अलग कर लीजिए, u1 u2 अप टू un बाय n प्लस a, दिस इज tau1 tau2 अप टू tau n बाय। समझिए इसको बच्चे, ये चीज आपको सब साफ पता है कि इनिशियली एवरेज वेलोसिटी कितना था, 0। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 प्लस a, tau1 प्लस tau प्लस tau2 प्लस tau n। इस पूरी चीज को मैंने एक एवरेज वैल्यू ले लिया, मान लीजिए बच्चे मैंने क्या ले लिया, tau, एक एवरेज वैल्यू। दिस tau इज इक्वल टू दिस मीन ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारे पास v एवरेज की वैल्यू कितनी आई, 0 प्लस समथिंग इज दिस, v एवरेज इज इक्वल टू a tau। ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये जो एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने इस चीज को किया, vd इज इक्वल टू a tau, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चे, vd इज इक्वल टू माइनस ऑफ e tau बाय, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में आप इसकी बात करेंगे तो देखिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट साइड में मूव करेंगे। तो नेगेटिव साइन इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है बच्चे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ इसको बच्चे, vd इज इक्वल टू माइनस e tau बाय n। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज हुआ कि एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि जो ये जो वैल्यू होगी बच्चे, ये इसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी। लाइक इसकी वैल्यू जो ऑर्डर होगा लगभग 10⁻⁻⁴। ध्यान रखिए इस चीज को, -4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होगी। अगर मैं बात करूं इसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का बहुत हाई है एज कंपैरेटिवली एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज स्पीड जो है बच्चे वो तो हमने देखा था 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है, और ये जो है दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, समझे इसको बच्चे, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, V इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। अब इस चीज को नोट करिए। ओके, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा चीज को आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चे, पहले पॉज करके। ठीक है, मैं इस चीज को नोट कर रहा हूं। हम इसके अलग फॉर्म भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, और यहां हमने एक बैटरी अप्लाई की है, कितने की, V वोल्ट की। तो इसके जो एंड से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, कितना, दैट इज E इज इक्वल टू V बाय। इस रिलेशन आपको ध्यान होगा बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम ये चीज बहुत बार यूज करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx। वोल्टेज जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कितनी है, L। तो E इज इक्वल टू V बाय L। तो हमारा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कोरिलेशन भी आ सकता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ E की जगह मैंने लिखा बच्चे V टाउ बाय L। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज हुई, एक एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान रखिए इस बात को कि जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कोई बाहर से उस चीज को ऊपर कंडक्टर नहीं लगाते, तो कंडक्टर सिंपल रखा है तो उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि वो जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं, एवरेज वेलोसिटी हो जाती है 0। बट इस केस के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो 4 स्टेजेस इकट्ठे नहीं हो पाते और वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना लगाएगा, वो इतना फोर्स लगाएगा, उसके वजह से वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, चेंज, और उसकी एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आप इस चीज को यहाँ तक नोट करिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके रिलेटेड और बहुत सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड काफी सारे फिनोमेना को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, थैंक यू।